So we are starting with our chapter of the cylinder. So what is a cylinder? अगेन जैसे कि हमने कोन किया था, तो आपको जो कोन पता होता था पहले वो सिर्फ राइट सर्कुलर कोन था, बट आपने देखा कि कोन और भी बहुत तरह के होते हैं. एलिप्टिक कोन हो सकता है, पैराबोलिक कोन हो सकता है, एंड सो ऑन. सिमिलरली सिलेंडर भी बहुत तरह के होते हैं. सो ये यहाँ पे इन्होंने आर्टिकल 6 में बताया स्पेशल टाइप्स ऑफ सिलेंडर्स. पैराबोलिक सिलेंडर, इलिप्टिक सिलेंडर, देन हाइपरबोलिक सिलेंडर. सो ये सारे इन्होंने साथ में डायग्राम्स भी बनाए हुए हैं. सो सिलेंडर कैन बी मोर देन द राइट सर्कुलर सिलेंडर. अभी तक जो आप सिलेंडर पढ़ते आए हो वो था राइट सर्कुलर सिलेंडर. सो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. अ सिलेंडर इज अ सरफेस generated by a straight line which is parallel to a fixed line and satisfies one more condition, that is it may intersect a fixed curve. So दोबारा पढ़ रही हूँ. सिलेंडर इज अ सरफेस जनरेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरेलल टू अ फिक्स्ड लाइन. तो ये एक फिक्स्ड लाइन है. इस फिक्स्ड लाइन के पैरेलल ये जो स्ट्रेट लाइन है ये मूव करेगी. सो एज दिस स्ट्रेट लाइन विल बी मूविंग लाइक दिस. सो ये स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है ऐसे. सो इसके मूव करने से आपके पास एक सिलेंडर जनरेट होता है. सो अ सिलेंडर इज अ सरफेस जनरेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरेलल टू अ फिक्स्ड लाइन एंड सेटिस्फाइज वन मोर कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल इट मे इंटरसेक्ट अ फिक्स्ड कर्व. सो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किसी फिक्स्ड कर्व को इंटरसेक्ट कर सकती है. ये मैं अभी बताती हूँ क्या मतलब है इसका. द स्ट्रेट लाइन इन एनी पोजिशन इज कॉल्ड अ जनरेटर. सो अगेन ये जो लाइन मूव कर रही है पैरेलल टू द फिक्स्ड लाइन इज नोन एज द जनरेटर ऑफ द सिलेंडर एंड द फिक्स्ड कर्व इज कॉल्ड द गाइडिंग कर्व ऑफ द सिलेंडर. सो इसका ये मतलब है कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने पैराबोलिक सिलेंडर बनाया हुआ है. सो पैराबोलिक सिलेंडर के केस में क्या होगा, से दिस इज़ द फिक्स्ड लाइन. तो ये एक्सिस ऑफ द सिलेंडर हो गया. अब ये जो लाइन है दिस लाइन इज मूविंग पैरेलल टू दिस लाइन फिक्स्ड लाइन, but it is also it is moving in such a way that it is actually intersecting this parabola. So जो वहाँ पे लिखा था ना that is it may satisfy one more condition, that is it intersects a fixed curve. तो इस केस में ये जो जनरेटर है ये पैरेलल टू फिक्स्ड लाइन ऐसे मूव कर रहा है सच दैट इट इज़ इंटरसेक्टिंग दिस फिक्स्ड कर्व. सिमिलरली इलिप्टिक सिलेंडर के केस में ये जो लाइन है ये इस फिक्स्ड कर्व के फिक्स्ड लाइन के पैरेलल ऐसे मूव कर रही है सच दैट इट इज़ ऑल्सो इंटरसेक्टिंग दिस इलिप्स. ऐसे ही यहाँ पे फिक्स्ड लाइन के पैरेलल ऐसे मूव कर रही है सच दैट इट इज़ इंटरसेक्टिंग द हाइपरबोला. So this gives us the definition of cylinder. Quadratic cylinder क्या होता है? A cylinder whose equation is of second degree in x y z is called a quadratic cylinder. So यहाँ पे हमारे सिलेबस में सारे quadratic cylinders ही हैं क्योंकि हम second degree equations ही पढ़ेंगे सिर्फ. So they are saying cylinder will mean quadratic cylinder unless otherwise stated. तो हमेशा आपको quadratic cylinder ही दिया होगा. Now right circular cylinder क्या होता है जो अभी तक आप पढ़ते थे. सो राइट सर्कुलर सिलेंडर के केस में एक मिनट हमारी वो डेफिनेशन रह गई. द स्ट्रेट लाइन इन एनी पोजीशन इज कॉल्ड जनरेटर एंड द फिक्स्ड कर्व इज कॉल्ड द गाइडिंग कर्व ऑफ द सिलेंडर. तो ये जनरेटर थी और ये गाइडिंग कर्व था. सो ये गाइडिंग कर्व अगर आपका पैराबोला होता है तो पैराबोलिक सिलेंडर बन जाता है. इलिप्स होता है तो इलिप्टिक सिलेंडर. हाइपरबोला होता है तो हाइपरबोलिक सिलेंडर. एंड अगर ये फिक्स्ड कर्व आपका सर्कल है तो ये बन जाता है राइट सर्कुलर सिलेंडर. सो अ राइट सिलेंडर इज अ सरफेस जनरेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन मूविंग पैरेलल टू द फिक्स्ड लाइन एंड इट इज़ एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट. तो जब ये गाइडिंग कर्व अगर आपका सिलेंडर होगा तो ऑब्वियसली जो जनरेटर है उसका फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा. द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस and the constant distance is called the radius of the cylinder. Then section of a right circular cylinder by any plane perpendicular to its axis is a circle. तो अगर आपके पास ये right circular cylinder है जैसे कि बनाया है, अगर हम इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई प्लेन लेके इस सिलेंडर को कट करते हैं
तो यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल आता है। तो वही बोला उसने, दैट इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन विद द सिलेंडर सच दैट दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इज अ सर्कल। सो ये आर्टिकल के प्रूफ को एक बार रीडिंग दे देना, पढ़ लेना इसको। सो अब इस चैप्टर में हमने करना क्या है, हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर्स या इन एनी वे हमें सिलेंडर की इक्वेशंस निकालनी है। सो सिलेंडर की इक्वेशन निकालने से पहले एक और चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी कॉन्सेप्ट की, वो पहले डिस्कस कर रहे हैं, फिर आर्टिकल 3 पे आएंगे। सो देखो होता क्या आपके पास, आपने 2 डायमेंशन में जब आप एक लाइन की इक्वेशन आपको गिवन थी और एक पॉइंट आपको गिवन था, तो आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आता था। 3D में आपने देखा कि जब हम ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल प्लस डी इक्वल टू 0 करते हैं तो हमें प्लेन की इक्वेशन मिलती है। अब 3 डायमेंशन में अगर आपको एक लाइन और एक पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सो देखो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, सपोज ये होती है, ऐसी होती है ना, x माइनस अल्फ़ा ओवर एल इज़ इक्वल टू वाई माइनस बीटा ओवर एम इज़ इक्वल टू जेड माइनस गामा ओवर एन। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आपने याद रखना है कि जब भी आपको एक पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही फाइंड करना है तो सबसे पहले तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए इन सिमेट्रिकल फॉर्म। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म कैसे आती है, ये देखो, द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस इज दिस, डिवाइडिंग बाय, इसमें एल एम एन जो है वो आपके डायरेक्शन रेशोज़ हैं। सो एल एम एन डायरेक्शन रेशोज़ ना हो के डायरेक्शन को साइंस होने चाहिए थे, देन इट इज़ नोन एज इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म। तो हमें डायरेक्शन रेशो से डायरेक्शन को साइंस बनाना आता है। अगर हम अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से तीनों को डिवाइड कर देंगे तो ये देखो यहाँ पे ये इन्होंने डिवाइड कर दिया। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म। सो जब भी आपको एक पॉइंट और एक लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, सो फर्स्ट कंडीशन इज दैट यू नीड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द सिमेट्रिकल फॉर्म। नाउ लेट दिस पॉइंट बी अल्फा बीटा गामा, इन्होंने क्योंकि यहाँ पे लिया हुआ है, से x1 y1 z1 ले लेती मैं। लेट द पॉइंट p बी x1 y1 z1। सो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो अब कैसे निकलेगा। सो क्या करना होता है, इसमें आप पुट करोगे x की जगह x1 y1 z1, ठीक है, x1 y1 और z1 x y z की जगह पुट कर दोगे और साथ में करोगे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब आप इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा m टाइम्स x1 माइनस अल्फ़ा ओवर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो माइनस एल इंटू y1 माइनस बीटा ओवर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इस पूरी टर्म का आएगा स्क्वायर, फिर प्लस ऐसे ही n इंटू y1 माइनस बीटा ओवर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस m इंटू z1 माइनस गामा ओवर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर उस टर्म का स्क्वायर, फिर एक और प्लस, एंड उसमें प्लस में क्या आएगा, क्या रह गया, इसका और इसका मल्टीप्लाई। सो n इंटू x1 माइनस अल्फ़ा ओवर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस l इंटू z1 माइनस गामा ओवर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और फिर ये पूरी टर्म का आता है अंडर। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड अ पॉइंट। अब देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर के केस में हम क्या करेंगे, हमें एक्सिस की इक्वेशन गिवन होगी और ये हमारा सिलेंडर है। अब अगर मैं सिलेंडर पे कोई पॉइंट ले लेती हूँ x y z,
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो इसी से हमें इक्वेशन ऑफ सिलेंडर मिलेगी। सो पहले आर्टिकल 4 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज रेडियस इज आर एंड एक्सिस इज दिस। तो इस केस में ये आपको एक्सिस की इक्वेशन दी हुई है ये। तो सब क्योंकि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस निकालना है, इसीलिए डायरेक्शन रेशियोज LMN था। इसको √L² + M² + N² से करके डायरेक्शन के साइंस आ गए एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस। नाउ लेट XYZ बी एनी पॉइंट ऑन द सिलेंडर, then the perpendicular distance of XYZ from the axis is equal to the radius of the cylinder। तो ये देखो इन्होंने यहाँ पे perpendicular distance निकाल के दिखाया हुआ है आपको, वही क्रॉस मल्टीप्लाई किया इन्होंने n इंटू y1 माइनस बीटा माइनस m इंटू z1 माइनस गामा। अच्छा, क्योंकि इन्होंने पॉइंट x1 y1 z1 नहीं लिया, XYZ लिया, तो वो XYZ ही रहेगा। आप चाहो तो पॉइंट को x1 y1 z1 लेके ये स्टेप कर सकते हो एंड इन द एंड यू विल टेक लोकस ऑफ x1 y1 z1। सो वो भी बिल्कुल ठीक है। तो क्योंकि इन्होंने XYZ ही लिया था तो XYZ की टर्म्स में इनका आंसर आ रहा है। सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस फिर थर्ड टर्म का स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट इज इक्वल टू रेडियस। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे आप और ये L² + M² + N² वाली टर्म उधर चली जाएगी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर। सो बी पार्ट में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज रेडियस इज आर एंड एक्सिस इज द लाइन वेयर LMN आर एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइंस। तो अगर LMN डायरेक्शन कोसाइंस ही हैं, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस इन सिमेट्रिकल फॉर्म इटसेल्फ। सो अब देखो, लेट XYZ बी एनी पॉइंट ऑन द सिलेंडर, देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस इज इक्वल टू द रेडियस। सो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाला है, देखो m इंटू x माइनस अल्फा माइनस L इंटू y माइनस बीटा, ये टर्म का होल स्क्वायर, फिर प्लस n इंटू वाई माइनस बीटा माइनस m इंटू जेड माइनस गामा, ये वाली टर्म का स्क्वायर, फिर प्लस n इंटू एक्स माइनस अल्फा माइनस L इंटू जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर। क्योंकि इन टर्म्स के स्क्वायर्स हैं तो आप a माइनस बी लिखो या b माइनस ए लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और क्योंकि इन तीनों के बीच में प्लस है तो अगेन आप कोई भी टर्म को आगे पीछे लिख सकते हो। सो दिस होल थिंग रेज़ टू पावर हाफ इज इक्वल टू r, स्क्वायरिंग करके दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर। सो एक बार आर्टिकल 3 भी देख लेते हैं आप। राइट सर्कुलर सिलेंडर विद एक्सिस z एक्सिस एंड रेडियस a। तो इसमें उन्होंने बोला कि आपका जो एक्सिस है वो z एक्सिस है। तो z एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस 0/0। देखो z एक्सिस जो है वो रीजन से पास कर रहा है, सो x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0 और डायरेक्शन को साइंस 0 0 1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस इन सिमेट्रिकल फॉर्म इटसेल्फ। लेट XYZ बी एनी पॉइंट ऑन सिलेंडर, देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज इक्वल टू द रेडियस। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो x इंटू 0 माइनस वाई इंटू 0 0 हो गया, यहाँ से आ गया y माइनस 0 यानी कि y की स्क्वायर वाली एक टर्म आ जाएगी हमारे पास। एंड सिमिलरली जब हमने इनको करना था तो x की स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी। सो अंडर रूट y² + x² इज इक्वल टू a² और x² + y² इज इक्वल टू a² बाय स्क्वायरिंग। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप ये देखो, जब हम 2 डिमेंशन पढ़ रहे थे, 2D पढ़ रहे थे, प्लेन ज्योमेट्री, देन x² + y² इक्वल टू a² वॉज एक्चुअली इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये 3 डिमेंशन में सिलेंडर की इक्वेशन कैसे बन गई। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, जब हम प्लेन ज्योमेट्री पढ़ते थे तो हम जब x² + y² इक्वल टू a² लिख रहे थे तो हम चाहे साथ में लिखें चाहे ना लिखें, इट वॉज ऑब्वियस दैट z इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि हम पढ़ ही 2 डिमेंशन रहे थे, XY प्लेन की बात कर रहे थे। तो XY प्लेन की इक्वेशन इटसेल्फ z इज़ इक्वल टू 0 होती है। सो इट वॉज ऑब्वियस। अब 3D में अगर आपको सर्कल की इक्वेशन लिखनी है तो आपको ऐसे लिखनी पड़ेगी, x² + y² इक्वल टू a², साथ में z इज़ इक्वल टू 0। अगर आप z इज़ इक्वल टू 0 नहीं लिख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक सर्कल है x² + y² इक्वल टू a²,
ये तो एक्स वाई प्लेन में एक सर्कल आ गया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब आप क्या करो, इस सर्कल के ऊपर सर्कल्स रखते जाओ, सर्कल्स रखते जाओ, सर्कल्स रखते जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। लेकिन z की वैल्यू तो आपको पता नहीं है क्या है, तो z की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। तो दिस सर्कल की जो हाइट है, सर्कल जो है वो एक्स वाई प्लेन में है या पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन है, z चेंज होता जा रहा है ना, z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 2। सो जब आप सर्कल्स के ऊपर, आप खुद ही सोचो ना, जब अगर आपके पास बहुत सारी बैंगल्स हैं, आप बैंगल्स के ऊपर बैंगल रखते जाओगे रखते जाओगे रखते जाओगे, तो आपके पास क्या बन गया, वो एक सिलेंडर बन गया। हर सर्कल की जो इक्वेशन थी वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर थी, क्योंकि आपके पास जो ओरिजिन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का ये मतलब है ना कि जो सेंटर ऑफ द सर्कल था वो पहले 0 0 ही था, लेकिन अब सेंटर ऑफ द जो सर्कल है वो क्या है, 0 0 कॉमा z कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही नहीं ना, तो z कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। सो z कोऑर्डिनेट कैन बी 0, z कोऑर्डिनेट कैन बी 1, सो 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल सेम रहेगी, पर z की वैल्यू क्योंकि कुछ भी हो सकती है, सो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज रिप्रेजेंटिंग अ सिलेंडर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे कॉनिकॉइड्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे ऐसे ही कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वॉज गिविंग यू अ पैराबोला इन 2D बिकॉज इट वॉज ऑब्वियस दैट z वॉज इक्वल टू 0 ओवर देयर, बट इन 3D अगर आपको अकेला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिख के दिया हुआ है, दैट मीन्स इट इज़ द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोलिक सिलेंडर, क्योंकि आपको नहीं पता कि इसकी हाइट कितनी जा रही है, z कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता इसका, ठीक है। सो आगे डिटेल में पढ़ते हैं। आई होप आपको मेथड समझ आ गया होगा इसका। सो इसके बाद है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 करने से पहले लेट अस कम टू द फर्स्ट एग्जांपल। द एक्सिस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 हैज़ इक्वेशंस दिस, फाइंड इट्स इक्वेशन। तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका रेडियस 2 है एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ देयर एक्सिस। तो आपने फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सबसे पहले वी विल फाइंड इक्वेशन ऑफ द एक्सिस इन सिमेट्रिकल फॉर्म। सो 2 3 1 इसके डायरेक्शन रेशोज़ हैं, सो 4 + 9 + 1 का अंडर रूट करेंगे, सो अंडर रूट 14। सो ये देखो फर्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया, अंडर रूट 14 से डिवाइड करके दे हैव फाउंड द इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो लिखते नहीं है, हम लिखते यही है इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज दिस, बट नाउ दिस इक्वेशन इज इन सिमेट्रिकल फॉर्म। नाउ सिंस रेडियस इज 2, so let x y z be any point on the cylinder, then perpendicular distance of x y z from axis is equal to r. So perpendicular distance कैसे निकालेंगे, 3 times x minus 1 over under root 14 minus 2 times y over under root 14। तो इसको ये इकट्ठे करके लिख देते हैं, कहाँ लिखा है इन्होंने, ये लिखा 3 times x minus 1 minus 2y over under root 14, ये आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट y minus 3 times z minus 3 गिरा ओवर अंडर रूट 14 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 2 इंटू जेड माइनस 3 ओवर अंडर रूट 14। क्योंकि स्क्वायर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप 2 इंटू जेड माइनस 3 लिख दो पहले या x माइनस 1 लिख दो पहले, पूरे का रेज़ टू पावर हाफ इज इक्वल टू रेडियस। सो अब इसको स्क्वायरिंग कर लोगे आप, स्क्वायरिंग करके यहाँ पे पूरा a + b + c की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ये अंडर रूट 14 उधर जाके 56 बन गया। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर। अब ऐसे ही आपका सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में एक स्लाइड सा डिफरेंस है सिर्फ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज एक्सिस इज दिस एंड पासिस थ्रू 0 0 3।
सो जैसे कि पहले क्वेश्चन में आपको उन्होंने डायरेक्टली रेडियस दे दिया था कि रेडियस 2 है। आप सेकंड एग्जांपल में उन्होंने रेडियस ना देके वो बोल रहे हैं 003 इज़ एनी पॉइंट ऑन द सिलेंडर। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप इज सेम, इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में लाओगे। सो 4 + 9 + 1 अगेन √14 से ये पूरा डिवाइड होगा। फिर आप क्या करो, इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में लिख के इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 003 फाइंड कर लो। तो जब आप इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करोगे तो आपको रेडियस ऑफ द सिलेंडर मिल जाएगा। सो this is the equation of the axis. Now perpendicular distance at x, y, z be any point on the cylinder. ओके इन्होंने थोड़ा सा दूसरे तरीके से किया, तो ऐसे भी कर सकते हो, ये भी ठीक है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द एक्सिस इज इक्वल टू आर ही लेके, अब हमें आर की वैल्यू नहीं पता तो इन्होंने इसको यहीं पे छोड़ दिया, आर ही रहने दिया, मतलब स्क्वायरिंग करके ये आ गया, ये पूरा सॉल्व करके ये आ गया। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। नाउ दिस सिलेंडर इज पासिंग थ्रू 003। तो जब आप इसको 003 से पास करा रहे हो तो हमें आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है, वो आर स्क्वायर की वैल्यू वापस यहाँ सब्सटीट्यूट करके दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर। दूसरा मेथड ये था कि मैं आपको ये बोल रही थी कि आप एक्सिस का इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 003 से निकाल लो तो आपको डायरेक्टली रेडियस मिल जाएगा। सो 003 से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पहले x की जगह 0 आएगा और y की जगह 0 आएगा और z की जगह 3 आएगा। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन रहा है -2 ओवर √14 माइनस ऑफ -2 ओवर √14, 0 आ रही है ये वाली टर्म, प्लस इधर कर रहे हैं तो -3 एंड -3 मतलब कि -6/√14 का स्क्वायर आ रहा है। एंड थर्ड वाली टर्म से आ रहा है हमारा -6 इज -12/√14 का होल स्क्वायर। सो ये बन गया आपका 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। हाँ जी, तो मैंने कैलकुलेशंस करके देखी है, आर स्क्वायर की वैल्यू 180/14 ही आ रही है। सो यहाँ से भी इनका 14 आर स्क्वायर इक्वल टू 180 आ रहा था। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, रेडियस अलग से भी निकाल सकते हो। अदरवाइज़ इनका मेथड इजी लगता है अगर ये भी ठीक है कि आर के टर्म्स में ही रहने दो, और फिर जो हमारी इक्वेशन ऑफ सिलेंडर है दैट इज़ पासिंग थ्रू 003। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज जनरेटिंग सर्कल इज। तो अब आपको जनरेटिंग सर्कल दिया हुआ है। सो सर्कल की इक्वेशन कैसे दी हुई है, स्फीयर और प्लेन की इंटरसेक्शन से हमारा जनरेटिंग सर्कल बन रहा है। तो अब हमें इक्वेशन ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, एक तो एक्सिस की इक्वेशन। सो एक्सिस की इक्वेशन देखो इसमें, और दूसरा हमें चाहिए रेडियस। सो हमें इस सर्कल का रेडियस भी फाइंड करना आता है और हम इस एक्सिस की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। एक्सिस की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ये जो एक्सिस है ये क्लियरली सेंटर ऑफ द स्फीयर से पास कर रहा है जो कि 0 0 0 है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो डायरेक्शन रेशोज यहाँ से आ गए 1 -1 और 1। सो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या आ जाएगी, x - 0/1 इज इक्वल टू y - 0/-1 इज इक्वल टू z - 0/1। फिर इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में करने के लिए आप √3 से डिवाइड कर दोगे। हो गया इतना काम। अब हमें चाहिए रेडियस ऑफ सर्कल। सो रेडियस, बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। सो रेडियस ऑफ सर्कल कैसे निकालते थे हम, परपेंडिकुलर, एक तो रेडियस ऑफ स्फीयर, सो रेडियस ऑफ स्फीयर यहाँ से आ रहा है हमारा 3 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम प्लेन जब करेंगे 0 0 0 से, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब आप निकालोगे तो ये आपका आ रहा है -3 ओवर √3। सो √3 आ रहा है। सो रेडियस ऑफ द सर्कल आ जाएगा आपका 9 - 3 इज इक्वल टू 6। सो दैट इज़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो आपको एक्सिस की इक्वेशन भी मिल गई एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर भी मिल गया √6
and hence you can find the equation of the cylinder. So फटाफट एक बार इसको देख लेते हैं ऐसे ही. The given circle is sphere plus plane. Center of sphere is 0 0 0. Radius is 3. Let P be the length of perpendicular from center of the sphere on the plane, जो कि √3 आ गई. तो radius of the cylinder is equal to radius of circle मिल गया √6. Now the axis of the cylinder is the line through the center of the sphere perpendicular to the plane of the circle. So equation of axis will be x by 1 equal to y by minus 1 equal to z by 1. इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में लेके आए. Now let x y z be any point on the cylinder, then perpendicular distance from the of x y z from the axis is equal to r. So ये इन्होंने perpendicular distance of line and point का फॉर्मूला लगाया क्रॉस मल्टीप्लाई करके. ये देखो यहाँ से ये क्योंकि माइनस है, सो यहाँ पे ये y प्लस एक्स बन जाएगा, या माइनस एक्स माइनस वाई भी बोल सकते हो आप. यहाँ से बनेगा y प्लस जेड और फिर यहाँ से बनेगा x माइनस जेड. सो इज इक्वल टू √6. आगे एग्जाम्पल 4 भी बिल्कुल सेम है. एग्जाम्पल नंबर 4 में अगर आपको याद हो तो आप ये करके आए हो. ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर डिस्क्राइब्ड ऑन द सर्कल थ्रू द पॉइंट्स 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1. सो ये हम स्फीयर के चैप्टर में हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स की थी. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ स्फीयर एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन करते हैं. सो इक्वेशन ऑफ स्फीयर के लिए 4 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो चौथा पॉइंट हमने 0 0 0 ले लिया था. देन इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू दीज 4 पॉइंट्स इज दिस. प्रूव इट, प्रूव करके दिखाना है पेपर में आपको. फर्दर इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन थ्रू दीज पॉइंट्स इज इन इंटरसेप्टिंग फॉर्म क्लियरली. सो x by 1 प्लस y by 1 प्लस z by 1 इज इक्वल टू 1. ये आ गई इक्वेशन ऑफ प्लेन. सो द इक्वेशन ऑफ गाइडिंग सर्कल इज दिस स्फीयर टुगेदर विद दिस प्लेन. रेस्ट इज सेम. नाउ इस स्फीयर और प्लेन के इंटरसेक्शन से जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर. सो सेंटर ऑफ स्फीयर, इसके सेंटर निकाले, इसका रेडियस निकाला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द प्लेन निकाला, जिससे रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल मिल गया हमें. देन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर इज द लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर. सो यहाँ से सेंटर ऑफ द स्फीयर ये आ रहा है एंड परपेंडिकुलर टू दिस. सो डायरेक्शन रेशोज आ जाएंगी 1 1 1 एंड पासिंग थ्रू हाफ हाफ हाफ. सो ये आ गया था. फिर इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में करने के लिए √3 से डिवाइड कर दिया. नाउ लेट x y z बी एनी पॉइंट ऑन द सिलेंडर, देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू द रेडियस. सो x माइनस हाफ इंटू 1 बाई √3 माइनस y माइनस हाफ इंटू 1 बाई √3 का होल स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस का होल स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस का होल स्क्वायर, पूरे का √ इज इक्वल टू √2/3. जब आप करोगे उसको सॉल्व करके यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर. देन एग्जाम्पल नंबर 5 इज अगेन एग्जैक्टली द सेम. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज गाइडिंग सर्कल इज दिस. सो ये भी आप कर लोगे. स्फीयर और प्लेन की इंटरसेक्शन से सर्कल बनना है. सो आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस नाउ. नाउ आई एम कमिंग टू आर्टिकल 5, बेस कॉनिक सिलेंडर. तो ये आर्टिकल आपका सेम है जो आप कोन में करके आए थे. आपको याद है कोन में हमने एक टॉपिक किया था जिसमें हमें गाइडिंग कर्व की इक्वेशन दी होती थी. तो जब गाइडिंग कर्व की इक्वेशन दी होती थी तो हम क्या करते थे, हम लेते थे लेट LMN बी द डायरेक्शन रेशोज ऑफ द जनरेटर ऑफ द कोन. देन इक्वेशन ऑफ जनरेटर ऑफ द कोन इज गिवन बाय वर्टेक्स से पास करते हुए आप इक्वेशन ऑफ कोन लिखते थे, जनरेटर लिखते थे, और फिर वो जो जनरेटर था वो कोन के साथ इंटरसेक्ट करता था. सो इसमें भी यही है. अगर आपको एक्सिस की इक्वेशन ना दे के सिर्फ सिलेंडर के इसकी गाइडिंग कर्व की इक्वेशन दी हुई है तो हम क्या करते हैं, फाइंड द इक्वेशन टू द सिलेंडर हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू द लाइन एंड बेस कोनिक इज दिस. तो हम बोल देते हैं क्योंकि जनरेटर इज पैरेलल टू दिस लाइन है तो डायरेक्शन रेशो सेम होगी. सो लेट x1 y1 z1 बी एनी पॉइंट ऑन द जनरेटर पैरेलल टू द गिवन लाइन. सो दैट इक्वेशन ऑफ जनरेटर इज गिवन बाय x माइनस x1 ओवर l इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर m इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर n.
नाउ दिस जनरेटर विल इंटरसेक्ट द गिवन कोनिक। तो z इज इक्वल टू 0 के साथ क्योंकि मीट कर रहा है तो इसमें z को 0 पुट करके ये आ गया। इसकी हेल्प से आपको पता है x और y की वैल्यू निकाल के आपको जो दूसरा कर्व दिया हुआ है आप उसमें पुट कर दोगे। देन LMN आपने निकालने हैं सेम वैसे ही जैसे उसमें निकालते थे। कैसे निकालते थे LMN? ये जो हमने लिया था यहाँ से, ये एक मिनट रुको। नाउ दिस x एंड y लाइज ऑन द कोनिक, तो ये कोनिक में इक्वेशन पुट कर दी। अब ये L ओवर N की वैल्यू कैसे आएगी? यहाँ से L ओवर N की वैल्यू आ जाएगी x माइनस x1 ओवर z माइनस z1। यहाँ पे भी वही आएगी। देन m बाई n की वैल्यू विल बी y माइनस y1 ओवर z माइनस z1। सो ये वैल्यूज पुट करके यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर। नहीं, इन्होंने एलिमिनेट नहीं किया। ओह आई एम सो सॉरी, आपको यहाँ पे एलिमिनेट ही नहीं करने। क्यों नहीं करने? सॉरी, क्योंकि अगर आपको याद हो कोन वाले केस में हम एज्यूम करते थे लेट LMN विद द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द जनरेटर, बट इस केस में हमें LMN तो क्वेश्चन में ही गिवन था। तो जो चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन होती है वो हमें एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं होती ना। जो चीज़ें हमने खुद एज्यूम की होती हैं वो हमें एलिमिनेट करनी होती हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में गिवन था फाइंड द इक्वेशन टू द सिलेंडर हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू दिस लाइन। तो इसका मतलब ये LMN डायरेक्शन रेशियोज तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो ये हमारे फाइनल आंसर में आ सकते हैं। तो जब आप इंटरसेक्ट करोगे कोनिक के साथ तो अपने आप ही आपका आंसर आ जाएगा। ये एग्जांपल देख लेते हैं, इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। सो हम थे एग्जांपल नंबर, वी वर ऑन एग्जांपल नंबर 6। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर whose generators are parallel to the given line and whose guiding curve is the ellipse. So बहुत easy question है। This is the equation of any line. Let x1 y1 z1 be any point on the generator parallel to the line. देखो ये जो लाइन की इक्वेशन है ना, अगर आपके पास ये सिलेंडर है तो ये जो लाइन की इक्वेशन है इट इज़ पैरेलल टू द जनरेटर बोला हुआ, तो ये लाइन की इक्वेशन कहीं पे भी हो सकती है। तो यहाँ से हम सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज यूज़ करते हैं। सो इक्वेशन ऑफ जनरेटर इज़ गिवन बाय x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 और 1 माइनस 2 3 हमें मिल गए यहाँ से। नाउ दिस जनरेटर्स आर इंटरसेक्टिंग दिस कर्व, तो आप यहाँ पे z को 0 पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से इन दोनों से x की वैल्यू और इन दोनों को इक्वेट करके y की वैल्यू मिलेगी, वो x और y की वैल्यू हम इस कर्व में पुट कर देंगे। सो ये देखो जब इन्होंने यहाँ पे पुट कर दी x और y की वैल्यूज़ तो ये आ गया आपके पास। नाउ टेकिंग लोकस ऑफ x1 y1 z1 दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर। नेक्स्ट एग्जांपल भी ऐसा ही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रिक सिलेंडर विद जनरेटर्स पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दिस कर्व। हाँ जी, नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 7। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रिक कोन विद जनरेटर्स पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दिस कर्व। अब देखो व्हेन जनरेटर्स आर पैरेलल टू x एक्सिस, तो x एक्सिस की डायरेक्शन रेशियोज होती हैं हमारे पास 1 0 0। तो अगर मैं लेती हूँ लेट x1 y1 z1 बी एनी पॉइंट ऑन द generator of the cone, on the generator of the cylinder, then equation of generator will be of the type x minus x1 is equal to y minus y1 is equal to z minus z1 over 1 0 and 0। तो ये 0 आने की वजह से अब आप क्या करोगे बताओ। अब आपको पता है जब ऐसे केस, अब आपके पास जो कर्व है वो भी ऐसा है कि अगर सिर्फ z इज़ इक्वल टू 0 होता तो हम यहाँ पुट कर देते हैं, पर कर्व ऐसा है ना कि आपको वैल्यूज़ प्रॉपर चाहिए। तो मैं इसको इज़ इक्वल टू लैम्डा से बोल दूँ। अगर इक्वल टू लैम्डा से बोलूँगी तो x की वैल्यू आ जाएगी क्या, x1 प्लस लैम्डा, y की वैल्यू आएगी y1 और z की वैल्यू आएगी z1। सो यू विल गेट दिस इज़ एनी पॉइंट ऑन द सिलेंडर ऑन द जनरेटर। Now in particular this point will lies on the conic। तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट को एक बार इसमें पुट करोगे तो वहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी और फिर इसी पॉइंट को आप यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू मिली थी उसको यहाँ पे पुट कर दोगे एंड देन टेकिंग लोकस ऑफ x1 y1 z1 यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर, जैसा कि हमने कोन वाले केस में भी किया था।
सो एक तो ये मेथड तो है ही है, ऐसे तो आप कर ही सकते हो। दूसरा, अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पहले पढ़ लेते हैं इनका। द इक्वेशन ऑफ द कर्व्स आर दिस, सिंस द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर is parallel to x axis, so it will be of the form f of y comma z equal to 0. So equation of cylinder whose generators are parallel to x axis, इसका क्या मतलब है? ये देखो, अभी हमने यहाँ पे किया था एक आर्टिकल 3, तो आपने ये देखा था आर्टिकल 3 में जब आपके पास एक्सिस z एक्सिस था, z एक्सिस वॉज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर x एंड y प्लेन में, तो आपके पास क्या बन रहा था, इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर वॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. सो दैट मीन्स व्हेन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर वर पैरेलल टू z एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ सिलेंडर एक्स वाई फॉर्म में आई थी. तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके दे आर सेइंग कि क्योंकि अब हमारे एक्सिस ऑफ द सिलेंडर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैं, तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर है दैट विल बी ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ वाई कॉमा जेड इक्वल टू 0. सो यहाँ से क्या मिल गया है कि हमने इन दोनों में से x को सिंपली एलिमिनेट करना है. तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दी, जिससे x एलिमिनेट हो गया. वाई जेड में ये इक्वेशन मिल गई विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर. सो आप दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हो, जो मैंने पहले डिस्कस किया, या ये वाली मेथड से. सो इसके साथ ये टॉपिक ख़त्म हो गया हमारा. आप एक्सरसाइज यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पोस्ट इन द क्लासरूम.